तो विपक्ष कह रहा है कि पहलगाम हमले की चूक के लिए सरकार माफी क्यों नहीं मांगती। सरकार कह रही है कि आपके दौर में कितने हमले हुए हमें मालूम है, गोलियां चल रही थी और आप बिरयानी खिला रहे थे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बातें सदन में रखी, पुरानी सरकारों पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए और ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील बताया। ट्रंप के सीजफायर दावों पर भी जवाब दिया। विपक्ष भी अपने सवालों पर टिका रहा। पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर के उन्हें झूठा क्यों नहीं कह रहे हैं। यहाँ ट्रंप पर झूठा होने के आरोप लग रहे हैं और अमेरिका से उन्होंने हम पर लगा दिया है सच्ची मुच्ची का टैरिफ। 25% का टैरिफ लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त से भारत पर पेनल्टी भी लगेगी, उस पर बात होगी। और फिर आतंकी संगठन टीआरएफ पर आई यूएनएससी की एक रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसे भारत के लिए बड़ी रणनीतिक कामयाबी माना जा रहा है। आखिर में शमा परवीन पर बात होगी, 30 साल की एक महिला जिसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नौजवानों को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bector, Sharda University and Sensodyne K. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop, Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अपनी बात रखी। आरोप लगाया कि पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी समझौता तुष्टीकरण के लिए किया गया था। ये भी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने आतंकी हमले होने दिए और फिर पाकिस्तान से बात भी की। विदेश मंत्री ने फिर से दोहराया कि 22 अप्रैल से लेकर के 16 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बात नहीं हुई। There was no leader, nobody anywhere in the world who asked India to stop its operations. This is something the Prime Minister also said. Number two, there was no linkage with trade. No, I'll tell you. So there is no linkage of trade. There was no linkage of trade in any of those conversations, and there was no cost between Prime Minister and President Trump. विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि 10 मई को भारत सरकार की अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपियन यूनियन से बात हुई थी। जैसे ही विदेश मंत्री ने यह कहा, वैसे ही विपक्षी सांसद बोले कि यही तो मध्यस्थता थी। नारेबाजी के बीच विदेश मंत्री ने अपने भाषण को विराम दिया। आखिर में ऑल पार्टी डेलीगेशंस को धन्यवाद दिया आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखने के लिए। विदेश मंत्री के बाद बारी आई आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा की। वो बोले, पहलगाम हमले का दुख देश का दुख है, हमें सामूहिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ये भी कि जब खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट था तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पुलवामा हुआ, उसका दर्द, उसका सबक कितना सीखा नहीं सीखा, ये पहलगाम ने बता दिया। सर, ये पहलगाम जो हुआ वो इस देश की सामूहिक पीड़ा थी। सामूहिक पीड़ा, वो 26 परिवार देश की पीड़ा के प्रतीक बन गए। उनकी पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही, हम सब की पीड़ा रही, आपकी रही, मेरे रही, हमारे बगल में बैठे हुए नए सदस्य कमल हसन साहब की रही। सर, अब समय आ गया है, एक बार पूरा सदन, आज ही नहीं, आज से पूर्व की सारी घटनाओं से लेके पहलगाम तक लोगों को कहे, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम इतिहास से सबक नहीं लेते। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ सांसद जया बच्चन ने भी सवाल उठाए। कहा कि रक्षा मंत्री बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब जब हम 25 लोगों की जान भी नहीं बचा पाए। इस बीच करीब 3:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उच्च सदन के नेता जेपी नड्डा बोलने के लिए खड़े हुए। अपने भाषण की शुरुआत में 2004 से 2014 तक के आतंकी हमलों को उन्होंने गिनवाया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का राजनीतिक नेतृत्व सक्षम और संवेदनशील है। अपीजमेंट की हद कहां तक पहुंच गई, यह भी हमको समझ लेना चाहिए। जयपुर का बॉम्ब ब्लास्ट 13 मई 2008, प्लेस ऑफ अटैक मल्टीपल लोकेशंस इन जयपुर,
इंडियन मुजाहिदीन इसमें इन्वॉल्व थी। 71 पीपल वर किल्ड एंड 185 इंजर्ड। और इसके बाद क्या हुआ, 2008 में इंडिया और पाकिस्तान एग्रीड ऑन ए सेट ऑफ स्पेसिफिक कश्मीर स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर चले रहे, वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। जेपी नड्डा के भाषण के बाद फिर से विपक्षी सांसदों की बारी आई। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद फौजिया खान ने केंद्र सरकार से एक गारंटी मांगी। कहा कि पहलगाम जैसा हमला फिर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी पहलगाम के पीड़ितों का नाम नहीं लिया। सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी क्यों नहीं कहा कि सीज फायर को लेकर के ट्रंप के दावे गलत हैं। हालांकि प्रधानमंत्री एक दिन पहले सदन में बिना ट्रंप का नाम लिए कह चुके हैं कि किसी भी देश के नेता ने भारत को उसके सैन्य ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा था। राज्यसभा से इतर लोकसभा में शून्यकाल का लंबा दौर चला। इसमें तमाम सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। शाम 4:30 बजे शून्यकाल की समाप्ति के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने एक जरूरी घोषणा की। बोले कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को और 6 महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव आया है, इस पर ब्रीफ डिस्कशन होगा। कांग्रेस सांसद एंटो एंटनी ने कहा कि मणिपुर एक मैन मेड डिजास्टर है। चर्चा आगे बढ़ी तो सदन में हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई और उसके बाद संसद में एंट्री हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। बहुत लंबे समय से चल रहे हुए ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मानवर सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगाम हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी। गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर तैयबा का कमांडर था और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। ये शो शूट होने तक संसद की कार्यवाही जारी है। विस्तार से अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा आज का जो शो है संसद में आज कार्यक्रम जो हम करते हैं उसको जरूर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमने आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण के बारे में बताया था। राज्यसभा में उन्होंने आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ का भी जिक्र किया। कहा कि पहली बार यूएनएससी की रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम लिया गया है। यूएनएससी के सदस्य देशों में से एक ने साफ साफ कहा है कि बिना लश्कर तैयबा के पहलगाम हमला हो नहीं सकता था। मोदी सरकार के प्रयासों के चलते आतंकवाद का मुद्दा ब्रिक्स, क्वाड और यूएनएससी जैसे ग्लोबल फोरम्स पर उठ रहा है। एस जयशंकर ने जिस रिपोर्ट की बात की वो 30 जुलाई को ही जारी हुई है। यूएनएससी की सैंक्शन मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से आई इस रिपोर्ट में टीआरएफ को पहलगाम हमले का जिम्मेदार माना गया है। बताया गया कि टीआरएफ ने 2 बार हमले की जिम्मेदारी ली। 22 अप्रैल के दिन घटनास्थल की फोटो भी डाली, फिर 26 अप्रैल को अचानक से अपना दावा वापस ले लिया। आपको याद होगा कि यूएनएससी ने 25 अप्रैल को पहलगाम हमले की निंदा में एक बयान जारी किया था, लेकिन इसमें कहीं भी टीआरएफ का जिक्र नहीं था। इस बयान को पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक जीत बताया था। वहां के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपनी संसद में कहा था कि टीआरएफ पर ब्लेम डाला जा रहा था, जो हमें मंजूर नहीं। टीआरएफ एक टेरर ग्रुप नहीं बल्कि एक फोरम है और इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किया गया। हमने टीआरएफ का नाम शामिल करने पर आपत्ति जताई और उसे हटवा भी दिया, लेकिन कहानी अब पलट चुकी है। यूएनएससी की सैंक्शन मॉनिटरिंग लिस्ट में आना एक बड़ा डेवलपमेंट है।
भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये कमेटी आईसिस और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों पर नज़र रखती है। इसके पहले 18 जुलाई को अमेरिका ने भी टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन वाली लिस्ट में डाला था, क्योंकि पाकिस्तान ने वैश्विक स्टेज पर टीआरएफ को समर्थन दिया है। उनके विदेश मंत्री टीआरएफ के समर्थन में बयान दे चुके हैं। ऐसे में इन डेवलपमेंट्स का क्या असर होगा, हमने पूछा एक्सपर्ट से। उपलब्धि है भारत की, जो विदेश मंत्रालय है, प्रधानमंत्री की जो मेहनतें थी, मैं समझता हूँ कि वो कारगर हुई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी समझ में आया। और दूसरी बात ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो काफ़ी चिंतित है। उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से आतंकवाद और फैल जाए। काफ़ी मुश्किल से कंटेन हुआ है, रुका था इराक सीरिया में, और उसके बाद अब सीरिया में एक नई हुकूमत बनी है। वो तो पूरा ग्लोबल हो जाता है ना, आतंकवाद तो सब जगह पाकिस्तान से गया है। और अमेरिका का तो उनके राष्ट्रपति जो पहले थे उनका कहना ये है कि पाकिस्तान एपी सेंटर है आतंकवाद का और यहीं से सब जगह फैला है पूरी दुनिया में। ये फैक्ट बात है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, आतंकवाद उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग बन चुका है और वो भारत के खिलाफ भी यूज़ करता है और दूसरे देशों के लिए भी के खिलाफ काम नहीं किया। अगर चाहते, हालांकि बड़ी लड़ाई लड़ी है इराक और सीरिया में, की बॉम्बिंग की, एयर रेड्स किए, सब कुछ किया, लेकिन जो प्रेशर उनको पाकिस्तान पे बनाना चाहिए था वो उन्हीं ने नहीं बनाया। उसमें वो काफ़ी असमर्थ रहते हैं और काफ़ी हद तक पहले कहा जाता था कि वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं अफगानिस्तान को लेके, इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं बना रहे। अब और दूसरा, हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं और अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि भारत का दबाव है। उन्हीं ने हमको, एक पॉजिटिव बात ये है कि टीआरएफ को उन्हीं ने पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित किया और हम लोग की हमारे एनएसए और फॉरेन मिनिस्ट्री इन सब के डायलॉग अमेरिका के साथ लगातार चलते रहते हैं और कोशिश ये है कि अमेरिका के ऊपर और दबाव डाला जाए ताकि पूरी तरीके से ये आतंकवाद बंद करने में वो भी मदद करें भारत की। बात आतंकवाद के खिलाफ शिकंजा कसने की हो रही है तो 30 जुलाई के दिन के दो और अपडेट्स आपको जानने चाहिए। पहला जम्मू कश्मीर से है। पुंछ में एलओसी के पास मुठभेड़ की खबर आई। भारतीय सेना ने बताया कि ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत लश्कर के 2 संदिग्ध आतंकवादी ढेर कर दिए गए। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर बताया कि एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, हमारे जवान चौकन्ने थे, तुरंत एक्शन हुआ और साजिश नाकाम कर दी गई। 3 हथियार बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के पास इंटेल था। 29 जुलाई की रात को देवगार सेक्टर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां पकड़ में आईं, जिसके बाद कड़ी नजर रखी गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों ने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में 2 मारे गए। ये ऑपरेशन तब हुआ है जब 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के तहत श्रीनगर के लेडवास में 3 आतंकवादियों को हाल ही में मार गिराया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने इनके नाम सुलेमान, हमजा और जिब्रान बताए थे। कहा कि वे पहलगाम हमले में शामिल थे। अब दूसरा अपडेट, गुजरात एटीएस ने 30 साल की एक महिला शमा परवीन को गिरफ्तार किया है। आरोप अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए चरमपंथी कंटेंट फैलाने का और युवाओं को ब्रेन वॉश करने का। शमा परवीन को झारखंड निवासी बताया जा रहा है, जो पिछले 5 साल से बेंगलुरु में रह रही थी। बेंगलुरु से ही गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले गुजरात एटीएस ने 22 जुलाई को 4 और गिरफ्तारियां की थी। गुजरात, दिल्ली और नोएडा से मोहम्मद फरदीन, मोहम्मद फाइक, जीशान अली और सैफुल्ला कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। इनके ऊपर भी AQIS का सदस्य होने का आरोप है। सभी पर UAPA की धाराएं लगाई गई हैं। शमा परवीन के बारे में गुजरात एटीएस का कहना है कि वो ऐसे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट चला रही थी जो फ्लैग किए जा चुके थे। इन अकाउंट्स पर AQIS के आतंकवादियों जैसे मौलाना आसिम उमर और अनवर अल अवलाकी के
भड़काऊ भाषण डाले जा रहे थे जिनमें गजवाए हिंद की बात की जा रही थी। आरोप है कि परवीन ने लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज के वीडियो भी साझा किए जो भारत सरकार को हिंसक विद्रोह के जरिए उखाड़ फेंकने और भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की बात करता है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि परवीन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के सदस्यों के भी संपर्क में थी। वही उल्फा जो कभी असम की सड़कों पर खौफ का दूसरा नाम था, जो असम को भारत से तोड़ने की बात करता था। 1990 में भारत सरकार ने उल्फा को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अभी भी ये प्रतिबंधित संगठन है। अब ट्रांजिट रिमांड पर शमा परवीन को अहमदाबाद लाया जा चुका है। उसके स्थानीय संपर्कों की खोजबीन की जा रही है। इन सारे डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। हर जरूरी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा हो रही है और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके बताया कि ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी सिद्धांत मोहन। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 25% के इंपोर्ट टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पे उन्होंने जो लिखा है वो पोस्ट आपके सामने है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि भारत जो है हमारा अच्छा दोस्त है लेकिन बुलिश है। ऐसे भी उन्होंने इस आशय की बातें की है उन्होंने। साथ ही एक बड़ी बात की है कि भारत जो है रूस से लगातार व्यापार कर रहा है और उसके साथ साथ चीन से भी व्यापार कर रहा है और रूस पर किलिंग्स का आरोप है। इस वजह से भी भारत पे रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो 25% के लगाए जाएंगे और इनकी तारीख होगी, मतलब एप्लीकेशन की तारीख होगी, वो होगी 1 अगस्त 2025 तक। ध्यान दें कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी ये कहा था कि 1 अगस्त 2025 से पहले ही भारत और अमेरिका ट्रेड डील साइन कर लेंगे, लेकिन उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान सामने आया है। एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, दूसरी तरफ भारत और अमेरिका ने अर्थ साइंस के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। नासा और इसरो ने मिलकर के सिंथेटिक ऑपरेटर रडार यानी निसार सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया। इस पूरे मिशन की लागत $1.5 अरब यानी लगभग 13,000 करोड़ रुपए है। सैटेलाइट क्लाइमेट मॉनिटरिंग, प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान और हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम की बेहतर समझ विकसित करने में मदद करेगा। ये सैटेलाइट हर 12 दिन में पूरे प्लैनेट को स्कैन करेगा, जमीन, पानी, जंगल, समुद्र सब कुछ और क्रिटिकल डेटा भेजेगा। बड़ी खबर यहीं तक। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। छत्तीसगढ़ में 2 नन्स की गिरफ्तारी के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। संसद से लेकर सड़क तक इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 नन्स प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस के अलावा एक अन्य शख्स सुकमन मंडावी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई बजरंग दल के स्थानीय सदस्य रवि निगम की शिकायत पर हुई। आरोप लगा 3 आदिवासी लड़कियों को नौकरी के बहाने आगरा ले जाकर के जबरन धर्म परिवर्तन कराने का। मानव तस्करी और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा। लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आज यानी 30 जुलाई को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां जज अनीश दुबे ने कहा कि ये मामला उनकी अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि इसमें मानव तस्करी शामिल है और ये NIA कोर्ट के दायरे में आता है। अब ये मामला बिलासपुर की NIA कोर्ट में सुना जाएगा। लेकिन जिन आदिवासी लड़कियों को, जिन महिलाओं को नौकरी के बहाने आगरा ले जाने की बात है, उनके परिवार ने इसका खंडन किया है। इंडिया टुडे ने नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया के हवाले से लिखा कि 26 जुलाई को तीनों परिवारों ने स्थानीय पुलिस को लिखित बयान दिए थे। बयान के मुताबिक परिवार ने अपनी बेटियों को नौकरी के लिए नन्स के साथ भेजने पर सहमति जताई थी। हालांकि रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि जांच अभी जारी है। नन्स की गिरफ्तारी के बाद ईसाई संगठनों, मानवाधिकार समूहों और राजनीतिक पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली और केरल के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। बिशप्स एसोसिएशन ने बयान जारी किया जिसमें गिरफ्तारी की निंदा की गई और उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे महिला सुरक्षा से जोड़कर के गंभीर मामला बताया है। अब पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे।
और उनसे हमारी मुलाकात हुई। वहीं कांग्रेस मामले को लेकर के सरकार के खिलाफ लामबंद है। संसद परिसर में पार्टी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक नन्स को उनकी आस्था के कारण निशाना बना करके जेल भेज दिया गया। ये न्याय नहीं बल्कि भाजपा आरएसएस का भीड़ तंत्र है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी गिरफ्तारी की निंदा की और इसे अल्पसंख्यकों के अधिकार पर गंभीर हमला बताया है। कारगिल युद्ध में शामिल रहे भारतीय जवान हकीमुद्दीन शेख का परिवार खासा परेशान है। मामला पुणे का है, जहां हकीमुद्दीन शेख के परिवार ने आरोप लगाया कि 26 जुलाई की रात 30-40 लोगों की भीड़ ने उन पर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने उन्हें अवैध प्रवासी बता करके भारतीय नागरिकता का सबूत मांगा और धमकी दी कि अगर दस्तावेज नहीं दिखाए तो उन्हें बांग्लादेशी रोहिंग्या घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही परिवार ने स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। परिवार का कहना है कि उनके पास 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में देश की सेवा करने का गौरवशाली इतिहास है। फिर भी पुरुष सदस्यों को रात में पुलिस स्टेशन ले जाया गया और घंटों हिरासत में रखा गया। हमारा बैकग्राउंड जो है 130 साल पुराना आर्मी का है सर। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन डॉक्यूमेंट मांगने का जो तरीका था ये आम आदमी का नहीं होना चाहिए, पुलिस का होना चाहिए। हमें इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, पुलिस चौकी बुलाना चाहिए। पुलिस ने हमें यहाँ से लेके गए रात को। जब वो लोग लेके जाने लगे तो हमें मालूम भी नहीं था कि इसमें कोई पुलिस वाला है। जब वो रास्ते में जय श्री राम का नारा मार रहे तब वो पुलिस वाला बोलता है हम पुलिस वाले हैं। वो सिविल ड्रेस में था, कोई वर्दी नहीं, कोई नेम प्लेट नहीं, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, हमें कुछ इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था। उसके बाद कार्नर पे लेके गए, वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी पुलिस की, उसमें एक पुलिस वाला था, वर्दी लगाया था। तो हमें पुलिस चौकी में ले गए। पुलिस चौकी में ले जाने के बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, उधर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसके पास जो था हमने दिया। उसके बाद मैडम बोली तुम लोग बाहर बैठो। हमारे घर पे जो हमला किए थे उनको अंदर बैठाए केबिन पे, हमें बाहर बैठाए। 2-2.5 घंटा बैठाने के बाद हमें यहाँ का पूरा एड्रेस लिखे हमारा। उसके बाद गांव का, प्रतापगढ़ का, हमारे वहाँ गांव के थाने का एड्रेस लिखे। गांव का एड्रेस लिख के उसके बाद मेरे को बोले 3 बजे रात को अपने घर जाओ, सुबह 11 बजे पुलिस चौकी आओ। अगर सुबह 11 बजे पुलिस चौकी तुम नहीं आते तो हम तुम्हें बांग्लादेशी घोषित करेंगे। ये सीमा मैडम जो ढाकले मैडम है उन्होंने बोला। हकीमुद्दीन सेना के रिटायर्ड जवान हैं। वे 1984 से 2000 तक सेना में रहे और कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के 269 इंजीनियर रेजिमेंट के रिटायर्ड नायक हवलदार थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वे मूलतः उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी एक्सटेंडेड फैमिली 1960 से पुणे में रहती है, जबकि हकीमुद्दीन 2013 में अपने होम टाउन प्रतापगढ़ लौट गए थे। इस घटना पर उनका बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि मैंने 16 साल तक गर्व के साथ देश की सेवा की। मेरा पूरा परिवार भारतीय है, फिर हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सोमाय मुंडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमारी टीम ने जाकर परिवार से पहचान के डॉक्यूमेंट मांगे थे। जब ये साफ हो गया कि वे भारतीय हैं तो हमने उन्हें जाने दिया। वहीं पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और अगर कोई लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। अब बात जस्टिस यशवंत वर्मा की करते हैं, जिनके सरकारी आवास से नोटों की अधजली गड्डियां मिली थीं। इसे लेकर के उनके खिलाफ 3 जजों की एक इन हाउस कमेटी बनाई गई और अब बात संसद में महाभियोग प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटाने तक भी पहुंच गई है। जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इस मामले में आज यानी 30 जुलाई को सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने जस्टिस वर्मा के आचरण पर सवाल उठाए, पूछा कि अगर उन्हें इन हाउस कमेटी की प्रक्रिया पर ऐतराज था तो उन्होंने उसी समय इसे क्यों नहीं चुनौती दी। बेंच का कहना है कि जस्टिस वर्मा को पहले ही सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, ना कि अब जब जांच समिति ने उन्हें दोषी पाया है। बता दें कि जस्टिस वर्मा को हाईकोर्ट के जज के तौर पर हटाने की सिफारिश तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने की थी। जस्टिस वर्मा की मांग है कि इस सिफारिश को असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित किया जाए। जस्टिस यशवंत वर्मा की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। कहा कि महाभियोग संसद की प्रक्रिया है और सीजेआई जब किसी जज को आंतरिक प्रक्रिया के आधार पर हटाने की सिफारिश करते हैं तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये संसद में प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ऐसी सिफारिश करके सीजेआई संसद के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन हाउस कमेटी अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि ये पैसा किसका था। जस्टिस दत्ता ने कहा कि ये मुद्दा समिति के पास था ही नहीं
कोर्ट ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट केवल एक शुरुआती निष्कर्ष है और सीजीआई की सिफारिश केवल एक सलाह है। बेंच ने साफ कर दिया कि निष्कासन केवल संसद की प्रक्रिया के अनुसार हो सकता है, आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार नहीं। मामले की सुनवाई के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ललन टॉप शो में आज इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों को सरल और रोचक अंदाज में जानने के लिए, जटिल बातों को आसान भाषा में समझने के लिए और गेस्ट इन द न्यूज़ रूम जैसे शोज का हिस्सा बनने के लिए ललन टॉप का न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्ते।